प्यारे बच्चों और दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग सामने रीजनिंग की बहुत इंपॉर्टेंट और शानदार वीडियो लेकर के ये पार्ट 66 है। इससे पहले पार्ट 65 बना चुका हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी की लिंक मिल जाएगी। अगर आप एसएससी, रेलवे, सीटेट, यूपी पुलिस कांस्टेबल, बैंक, आरपीएफ, बीएड और भी बहुत सारे जो गवर्नमेंट जॉब या एंट्रेंस के एग्जाम होते हैं, अगर उनकी तैयारी करें तो ये वीडियो आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो इस वीडियो में हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं जो कि इन्हीं क्वेश्चन में बार बार पूछते हैं, या फिर इससे मिलते जुलते क्वेश्चन। अगर ये नहीं पूछेंगे तो इससे मिलते जुलते क्वेश्चन तो हर हाल में कंपलसरी है कि पूछे जाते हैं। तो चलिए देर न करते स्टार्ट करते अपने पहले क्वेश्चन से। यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या है, सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि 5 व्यक्ति एक पंक्ति में, क्या कह रहा है कि 5 व्यक्ति एक पंक्ति में पूर्व की ओर उन्मुख होकर बैठे हैं। देखिए दोस्तों, इनमें दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं। एक तो पंक्ति वाला होता है जो कि आप लोगों के सामने दिख रहा है, और एक होता है आपका सर्किल वाला, यानी वृत्ताकार मेज रहती है और केंद्र की तरफ मुँह करके बैठे रहेंगे या जिधर भी मुँह करके बैठे रहेंगे। दो ही टाइप के इसमें क्वेश्चन पूछता है। तो जो आपका वृत्त वाला है, सर्किल वाला है, इसे पिछली वाली वीडियो में मैं करा चुका हूँ, जा करके वहाँ पे वॉच कर लीजिएगा। तो इसमें क्या कह रहा है, पंक्ति में बैठे हैं। तो इनमें दो चीज़ों का हमें ध्यान देना है कि इनका मुख किधर है, इनका मुख किधर है, और दूसरी चीज़ दायां और बायां। ये दो चीज़ें अगर आपने सीख ली तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसा भी क्वेश्चन रहेगा सेकेंडों में सॉल्व करेंगे। देखिए, आपको पहले दिशा के बारे में बता देता हूँ। देखिए, ये होती है आपकी पूरब, ठीक, इधर होती है पश्चिम, ऊपर होती है उत्तर, नीचे होती है दक्षिण। अब ये कह रहा है कि 5 व्यक्ति एक पंक्ति में पूर्व की ओर उन्मुख होकर बैठे हैं, पूरब की ओर मुख करके बैठे हैं। तो अगर हम ऐसे बैठाएंगे, जैसे ऐसे पूरब की तरफ मुख ये हो जाएगा, ऐसे बैठाएंगे तो थोड़ा आपको कन्फ्यूज़न होगी, हो तो जाएगा ये भी, लेकिन दाएं बाएं में इनमें कन्फ्यूज़न हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, देखिए हमें करना क्या है कि हम पूरब को ऊपर की तरफ मान लेंगे, यानी पूर्व दिशा इधर मान लेंगे ऊपर की तरफ, यानी इसको हम रोटेट कर देंगे पूरा 90 डिग्री, यानी कि पूरब जो है यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, पश्चिम नीचे आ जाएगा और दक्षिण यहाँ पे चला जाएगा और उत्तर यहाँ पर आ जाएगा। तो इसे रोटेट करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, गलत नहीं हो सकता। क्वेश्चन का आंसर कभी भी गलत नहीं आएगा। मान लेंगे कि पूरब ऊपर हो गया तो इस तरीके से 90 डिग्री आप रोटेट कर दीजिए दिशा को, ठीक है। तो पूरब आप ऊपर की तरफ दिशा में हो गया, तो इससे क्या होगा कि आपका जो दायां है इनका दायां हो जाएगा, आपका जो बायां है इनका बायां हो जाएगा। इससे आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। क्या कह रहा है, वाई एक्स के बाईं ओर है। क्या कह रहा है, 5 व्यक्ति पूरब की तरफ मुख करके बैठे हैं, जिसमें कह रहा है कि वाई एक्स के बाईं ओर है। अब वाई एक्स के बाईं ओर, अगर हम वाई एक्स को यहाँ पर रखें तो वाई क्या होगा, इसके बाईं ओर होगा, यानी कि इस साइड होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा वाई एक्स के बाईं ओर। वैसे ही हम अब फिलहाल रख रहे हैं, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन के अनुसार जो भी क्वेश्चन में कहेगा वही वैसे ही हमें सेम टू सेम करना है, दायां बायां का ध्यान में रखते हुए। आगे कह रहा है कि डब्ल्यू जेड के दाईं ओर बैठा है। अब डब्ल्यू जेड के दाईं ओर बैठा है तो हम कैसे बैठाएंगे, इसको क्या करेंगे, जब भी कंफ्यूजन है कि अब इसको रखेंगे क्या वाई के बगल में रखेंगे कि एक्स के बगल में, तो कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन में क्या करेंगे, जो आपका सेंटेंस रहेगा उसको हम बगल साइड में बैठा लेंगे। जैसे कह रहा है कि डब्ल्यू है जेड के दाईं ओर है, जेड यहाँ पर है तो इसके दायां इधर होगा, तो डब्ल्यू यहाँ पर होगा। तो इस तरीके से इसको हम यहीं पे रखे रहेंगे, जब जरूरत पड़ेगी तो फिर हम यहाँ पर लाएंगे। फिलहाल इसको यहाँ पर बैठाए रखिए। बाकी आगे क्या कह रहा है, वी एक्स के दाईं ओर बैठा है, वी एक्स के दाईं ओर है, यहाँ पर चूंकि एक्स है तो एक्स का दायां इधर होगा और वी यहाँ पर है। कह रहा है वी क्या है, एक्स के दाईं ओर बैठा है। आगे कह रहा है और डब्ल्यू वाई के बाईं ओर। क्या कह रहा है, डब्ल्यू वाई के बाईं ओर, वाई का बायां इधर है, यानी डब्ल्यू यहाँ पर बैठा होगा। अब ये वाली चीज़ हम यहाँ पर ला सकते हैं क्योंकि डब्ल्यू की पोजीशन हमारी सेट हो गई, तो जेड को सिर्फ यहाँ पर रख देंगे तो बात आपकी बन जाएगी कि नहीं। देखिए जेड डब्ल्यू इस पोजीशन में थे, तो इस तरीके से हम जो समझ में ना आएगा उसको हम इधर कहीं सेट करके रखे रहेंगे और ज़रूरत पड़ते ही उसको यहाँ पर हम ला करके सेट कर लेंगे। सेट हो गए, पाँचों के पाँचों, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई। चलिए आगे कह रहा है, यदि जेड पंक्ति के एक छोर पर बैठा है, जेड क्या है, पंक्ति के एक छोर पर बैठा है कि नहीं बैठा है, इस छोर पर बैठा है, यानी कि बाएं वाले छोर पे। एक छोर पे कह रहा है दाएं पर भी हो सकता है, बाएं पर भी हो सकता है, तो हमारे हिसाब से बाएं पर आया है। चलिए, तो कह रहा है बीच में कौन बैठा है, बीच में कौन है, वाई बीच में बैठा हुआ है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत दोस्तों नहीं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पर लार्ज और स्मॉल वाला क्वेश्चन है, कैसे इसको सॉल्व करेंगे, इसका मैं तरीका देखिए बता रहा हूँ, बहुत ही शानदार ये भी तरीका है। हमेशा लंबे की बात हो या मोटे की बात हो या आयु में बड़े की बात हो तो हम ग्रेटर का इस्तेमाल करेंगे। आयु में छोटे की बात हो, लंबाई में छोटे की बात हो, पतले दुबले की बात हो तो हमेशा स्मॉल का यूज़ करेंगे। तो ग्रेटर और स्मॉल इन्हीं दोनों चिन्हों का यूज़ करके इस टाइप के क्वेश्चन को हम ट्रिकली सॉल्व करेंगे। ये होता है इसका तरीका।
तो चलिए अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कह रहा है कि ए आयु में बी से बड़ा है। क्या कह रहा है कि ए आयु में बी से बड़ा है। थोड़ा सा गैप दे दे करके लिखेंगे ताकि बीच में किसी को सेट करना रहे तो हम सेट कर सकें, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन में। बल्कि और ज़्यादा गैप दे दें तो भी बेहतर रहेगा, जैसे यहाँ पर, ताकि बीच में अगर किसी को घुसाना रहे तो दिक्कत न हो। चलिए आगे क्या कह रहा है, जबकि सी और डी बड़े हैं ई से, जबकि सी और डी कह रहा है कि बड़े हैं ई से। अब चूंकि ई की पोजीशन मालूम नहीं, आगे वो भी कह रहा है ई से जो ए और सी के बीच में है। क्या कह रहा है कि जबकि सी और डी बड़े हैं ई से जो ए और सी के बीच में है। ए और सी के बीच में ई है, ए और सी के, यानी कहने का मतलब ये है कि हम अगर ई को यहाँ पर रखेंगे, ठीक है, और सी को यहाँ पर रखेंगे तभी ए और सी के बीच में ई आएगा कि नहीं आएगा। और ये भी कह रहा है कि सी क्या है, ई से बड़ा है, और डी भी कह रहा है कि ई से बड़ा है। तो डी को यहाँ पर रखें या डी को यहाँ पर रख करके ऐसे दिखाएं, दो कंडीशन डी की बन सकती है, दो कंडीशन डी की बन सकती है। तो कोई भी रखिए, आगे अभी क्वेश्चन में सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। और ई यहाँ पर है तो इसका मतलब ई ए से बड़ा होगा कि नहीं होगा, क्योंकि सी और ए के बीच में ई है। चलिए अब क्या कह रहा है आगे, यदि सी बड़ा है बी से। क्या कह रहा है, यदि सी बड़ा है बी से, तो सी तो बड़ा ही है बी से, बी से बहुत बड़ा है, क्योंकि सी तो ई से भी बड़ा, ए से भी बड़ा है, बी से भी बड़ा है। तो क्या कह रहा है, तो सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा तो भैया यही है, बी ही तो है सबसे छोटा, क्योंकि ए बी बी से बड़ा, ई बी बी से बड़ा, सी बी ई से बड़ा, डी सी बी ई बी से बड़ा। तो हर कंडीशन में क्या है, बी सबसे छोटा है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो इन देखिए ये जो चीज़ थी डी की स्थिति, अगर क्वेश्चन में कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन डी से रिलेटेड पूछता तो भी उसका सॉल्यूशन था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये है दिशा और दूरी का क्वेश्चन। क्या कह रहा है दोस्तों, दिशा और दूरी के बारे में अभी मैं बता चुका हूँ कि ये आपका पूरब होता है, इधर पश्चिम होता है, ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण होता है। इसी हिसाब से ही हम सारी चीज़ें चलाएंगे। अब कह रहा है, हाँ एक चीज़ और मैं बता दूं, बीच वाली पोजीशन भी जान लीजिए ताकि इसको रोटेट करने में आसानी है। देखिए ये बीच वाली जो दूरी होगी, उत्तर पूरब के बीच की बात हो रही है, तो ये जो है उत्तर पूरब दिशा होगी। ऐसा ही ये उत्तर पश्चिम दिशा होगी। जिसके बीच की बात होगी, ये आपकी है तो दक्षिण पश्चिम हो जाएगी, दक्षिण पश्चिम हो जाएगी। और ये आपकी जो है दक्षिण पश्चिम, सॉरी ये तो दक्षिण पूर्व होगी और ये दक्षिण पश्चिम हो जाएगी। क्लियर। ये सारी दिशाओं की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन्हीं पे ही सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व होंगे और कोई ट्रिक इसकी नहीं होती दिशा और दूरी की। चलिए क्वेश्चन देखिए क्या अगर दीपक उत्तर की ओर मुख करके 20 किलोमीटर चलता है। क्या कह रहा है कि दीपक जो है उत्तर की तरफ मुख करके 20 किलोमीटर चलता है। क्लियर। फिर वो अपने दाईं ओर मुड़ता है और 20 किलोमीटर चलता है। जब उत्तर की तरफ चलेंगे तो आपका दायां उसका दायां, आपका बायां उसका बायां, यानी दाईं तरफ कह रहा है कि मुड़ता है और 20 किलोमीटर चलता है तो दाईं तरफ ही मोड़ेंगे और 20 किलोमीटर इसको चलाएंगे। ठीक। चलिए और फिर वो उत्तर पूर्व में 10 किलोमीटर चलता है। उत्तर पूर्व में एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसको और नीचे हम कर लेते हैं, वरना ये आपका दिक्कत करेगा, ऊपर जगह बची। पहले कह रहा है कि उत्तर दिशा में 20 किलोमीटर चला, फिर दाएं मुड़ा 20 किलोमीटर चला। अब कह रहा है कि वो जो है उत्तर पूर्व में 10 किलोमीटर चलता है। उत्तर पूर्व, अब वही बात आ गई। देखिए मैंने इसीलिए ये उत्तर पूर्व, देखिए यहाँ पे ये दिशा है उत्तर पूर्व की, यानी कि ये दिशा क्या होगी, उत्तर पूर्व की होगी। और यही कह रहा है कि उत्तर पूर्व में 10 किलोमीटर चलता है। फिर वो कह रहा है कि अपने दाईं ओर मुड़ता है। अब ये दाईं ओर मुड़ेगा तो उसी हिसाब से ही ये सीधा पीटा इस तरीके से मुड़ेगा। ठीक, इस तरीके से मुड़ेगा, ऐसे नहीं मुड़ेगा। देखिए आप सोच रहे होंगे कि ऐसे सीधे मुड़ेगा ना, अब इस दिशा के हिसाब से वो दाईं ओर मुड़ेगा तो ऐसे मुड़ेगा बिल्कुल। ये आपका जो है आधार का काम करेगा। अब ये सीधा काम करेगा। अब इस रास्ते के हिसाब से दायां बायां सेट करेंगे तो ये आपका दायां इधर मुड़ेगा। कह रहा है कि फिर वो दाईं ओर मुड़ता है और 20 किलोमीटर चलता है। दाईं ओर मुड़ करके ये 20 किलोमीटर चला। चलिए ठीक है। फिर वो अपनी दाईं ओर मुड़ता है और 20 किलोमीटर चलता है। फिर कह रहा है क्या कि वो दाईं ओर मुड़ता है। देखिए अब किधर हो गया है, अब ये आपकी दिशा इधर हो गई, तो अब दाईं ओर मुड़ेंगे तो आपका ये दिशा हो जाएगी, ये वाली नीचे। ये आपका कह रहा है कि फिर 20 किलोमीटर चलता है। क्लियर हो गया। अब आगे क्या कह रहा है कि और फिर वो अपने बाईं ओर मुड़ता है और 20 किलोमीटर चलता है। अब क्या है, अब बाईं ओर मुड़ेगा और कह रहा है कि फिर क्या कह रहा है
20 किलोमीटर चलता है। तो अब इसको देखिए, ये जो दिशा हो जाएगी ये कौन सी है, दक्षिण पूर्व वाली दिशा होगी, दक्षिण पश्चिम वाली दिशा होगी। और दक्षिण पश्चिम की दिशा में जब इसको किधर मोड़ रहा है, बाईं ओर मुड़ेगा, तो आप अपने दाईं ओर मोड़ेंगे, यानी कि इस दिशा में। और कितना चला रहा है, फिर 20 किलोमीटर ये चल रहा है। कितना, 20 किलोमीटर। कह रहा है कि अब दीपक का मुख किस दिशा में है। दीपक यहाँ से चलना शुरू किया था और दीपक पहुँच गया यहाँ पे। अब ये जो दिशा का मुख है किधर है, देखेंगे अगर आप डायग्राम में, तो ये आपका डायग्राम का ये मुख दिख रहा है, ये वाली स्थिति। तो ये क्या है, दक्षिण पूर्व वाली स्थिति है। तो दक्षिण पूर्व में होगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत यहाँ तक दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब चलिए आप अपना नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर एज प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चन है। कह रहा है कि रजनीश, पवन, मुकेश और संजू की आयु का योग 76 वर्ष है। कितना, रजनीश प्लस पवन प्लस मुकेश प्लस संजू की आयु का योग कह रहा है कि 76 वर्ष है। 7 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात 7, 6, 5, 8 होगा। 7 वर्ष पश्चात इनकी आयु का अनुपात क्या कह रहा है, 7, 6, 5, 8। किसकी आयु का अनुपात, रजनीश, पवन, मुकेश एंड संजू। कितने वर्ष पचास, 7 वर्ष पचास। कह रहे मुकेश की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। मुकेश यानी कि ये 5वें नंबर वाला है, ये 5 नंबर वाला मुकेश है, जिसके अनुपात क्या है, 5 है। चलिए 7 वर्ष पश्चात की बात कर रहा है। अब बताइए, ये वर्तमान आयु का योग 76 वर्ष है, ठीक, 76 है। अगर 7 वर्ष बाद की बात की जाए तो सब में 7 प्लस होगा, यानी कि अगर आर की यानी रजनीश की आयु सपोज कीजिए 13 वर्ष थी, तो 7 वर्ष बाद 7 इसमें जोड़ेंगे 20 वर्ष हो जाएगी। ऐसे ही अगर मान लीजिए कि पवन की आयु 20 वर्ष थी, तो 7 वर्ष बाद इसकी आयु 27 हो जाएगी। ऐसे ही मुकेश की भी जो अगर मान लीजिए 18 है, तो 7 वर्ष बाद 18 7 25 हो जाएगी। ऐसे ही जो है आपकी संजू की आयु मान लीजिए 15 थी, तो 7 वर्ष बाद 22 हो जाएगी। यानी कि आप 7 वर्ष बाद इनकी आयु का योग जोड़ेंगे तो सब में 7 7 7 7 एक्स्ट्रा हो जाएगा, यानी 4 है तो 7 चौको 28 क्या हो जाएगी, इनकी एज और ज़्यादा सभी की बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी कि नहीं, एक तरीके से जैसे औसत निकालते हैं, सब में जितना बढ़ता है तो उतना ही बढ़ा देते हैं। तो सब में 7 7 बढ़ रहा है, यानी 7 चौको 28। इनकी आयु का योग 7 वर्ष पश्चात इनकी आयु का योग R + P + M + S बराबर हो जाएगा कितना दोस्तों, 8 6 14 हो जाएगा, 7 दूनी 1 10, 104 हो जाएगा। अब 7 वर्ष पश्चात इनकी आयु का अनुपात जो दिया हुआ है 7 6 5 8 का दिया हुआ है, तो हमें मुकेश की आयु निकालनी है। तो करना कुछ नहीं है, इनकी आयु का अनुपात जोड़ लेते हैं। 7 6 13 5 18, 18 वर्ष दोस्तों कितना हो जाएगा, 26। अब हमें जिसकी पहले टोटल जो आयु का योग है 7 वर्ष पश्चात आयु का योग कितना है, 104 है। 104 को लिख लेंगे, कितना, 104 को लिख लेंगे। और टोटल जो अनुपात आया है, अनुपातिक योग आया 26, उसको लिख लेंगे। और जिसकी आयु निकालनी है, जैसे मुकेश की निकालनी है, तो उसका कितना है, 5 अनुपात है, तो उसी से हम गुणा कर देंगे, बस मुकेश का मान निकल जाएगा, कुछ करना नहीं है। अब ये काट लीजिए, देखिए कितनी बार कट रहा है, 2 से काटेंगे 13 हो जाएगा, ये 52 हो जाएगा, 13 चौको 52 हो जाएगा, 5 चौको 20। यानी कि मुकेश की आयु जो है कितनी आ गई, 20, लेकिन ये आई है कितनी, 7 वर्ष पश्चात, क्योंकि ये अनुपात जो दिया हुआ है 7 वर्ष पश्चात का अनुपात दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, जो 20 आई है और पूछ रहा है मुकेश की वर्तमान आयु, तो इस 20 में से हम 7 को घटा देंगे, यानी 13 हो जाएगी, यानी मुकेश की जो वर्तमान आयु है 13 हो जाएगी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। कह रहा है कि पक्षी, कौवा, चील, बताइए इसका वेन डायग्राम कैसा बनेगा। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन रहता है, वेन डायग्राम में कुछ रहता नहीं है। जितना भी आप चार क्वेश्चन आप लोगों ने किया है वही क्वेश्चन होते हैं कन्फ्यूज़न वाले, जिनको मैंने पहले ही निपटा दिया और वो सारे तरीके बता दिए, जिसकी हेल्प से आप उनको सेकेंडों में सॉल्व कर सकते हैं। बाकी ये सब क्वेश्चन तो हवा से बात करने वाले हैं, सेकेंडों में सॉल्व करने वाले हैं। नंबर एनोलॉजी के होते हैं और भी बहुत सारे अगड़म बगड़म क्वेश्चन होते हैं विषम सम वाले। चलिए इसको देखते हैं। पक्षी, कौवा, चील, यहाँ पर 3 नाम है, 3 तो सर्किल ले लेंगे और इनमें देखेंगे रिलेशन। पक्षी में, कौवा में, चील में कैसा रिलेशन होता है। देखिए कौवा जो होता है, मान लीजिए इसको हम क से मान लेते हैं और चील को हम च से मान लेते हैं, तो आप जानते हैं कि कौवा और चील एक दूसरे से भिन्न होते हैं, अलग अलग प्रजाति के होते हैं, लेकिन दोनों होते हैं पक्षी। क्या, पी होते हैं, क्या होते हैं, दोनों पक्षी होते हैं, क्योंकि दोनों उड़ने वाले हैं तो पक्षी होते हैं। तो इस तरीके का डायग्राम कौन, ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब यहाँ पर जो है ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। कह रहा है कि आर पी का पुत्र है। क्या कह रहा है कि आर पी का क्या है,
पुत्र है। चलिए ठीक है, आगे कह रहा है क्यू एन की माता है। क्यू क्या कह रहा है, एन की माता है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एन जो क्या है, क्यू एन की माता है तो एन क्या होगी, क्यू की पुत्री होगी या पुत्र होगा, पुत्री होगी या पुत्र होगा, पुत्री ही मान के चलिए या पुत्र, दोनों में से कोई एक होगा, पुत्र या पुत्री कह सकते हैं। जब क्यू एन की माता है, ये क्यू जो है एन की क्या है, माता है, तो एन या तो क्यू का पुत्र होगा या पुत्री होगी। मैं इसलिए इसको ऐसा लिख रहा हूँ, अभी आगे समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा इधर उधर काट पीट नहीं करना पड़ेगा। आगे कह रहा है एम जो है एन का पति है। एम जो है इस एन का क्या है, पति है। और आगे कह रहा है एम जो है आर की बहन का पति है। एम जो है आर की बहन का पति है। तो चूंकि एम एन का पति है तो यहाँ से ये पता चल गया कि एन जो है आर की क्या है, बहन है। तभी तो कह रहा कि एम जो है आर की बहन का पति है। एम आर की बहन का पति कब होगा, पहले कह चुका कि एम जो है एन का पति है, फिर दोबारा कह रहा है कि एम जो है आर की बहन का पति है, तो एन आर की बहन होगी तभी तो एम एन का पति होगा। बस यहाँ से आपने एक चीज़ ढूंढ निकाली। चलिए ठीक है, आगे कह रहे यदि ओ एन का पुत्र है, यदि क्या कह रहा है कि ओ एन का पुत्र है, एन का पुत्र है, इसीलिए मैं कह रहा था पुत्री भी हो सकती है, एन पुत्र भी हो सकता है। अब यहाँ से हमें पता चल गया एन क्या है, पुत्री है, पुत्र नहीं है। ठीक है, तभी तो एन क्या है, एम की पत्नी होगी, एम एन का पति होगा। चलिए अभी यहाँ पर कह रहा है कि ओ एन का पुत्र है। नेक्स्ट स्टेप कह रहा है कि पी का ओ से किस प्रकार संबंध है, पी जो है ओ का क्या लगेगा, पी जो है ओ का क्या लगेगा। अब यहाँ से हमने एक चीज़ पता कर ली, देखिए पी आर जो है पी का पुत्र है और एन जो है आर की बहन है, तो दोनों कंडीशन में यहाँ पर एन जो है क्या होगी, पी की पुत्री होगी कि नहीं, पी की पुत्री होगी कि नहीं, एन जो है पी की पुत्री होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। आर जो है चूंकि पुत्र है और एन आर की बहन थी तो इस कंडीशन में एन क्या हुई, पी की पुत्री हो गई। और इसके जानते हैं कि आप देखिए, जब भी मैंने कहा कि ब्लड रिलेशन में कोई भी क्वेश्चन रहे तो अपने आप पर ले लीजिए, जो आपकी, चूँकि आप बच्चे हैं, आपको हो सकता है थोड़ा कन्फ्यूज़न हो, ना समझ में आए, क्योंकि देखिए क्या होता है कि आपकी जो है बेटी, आपकी बेटी की जो बेटी होती है या आपकी बेटी का जो बेटा होता है उसको हम क्या कहते हैं, नाती कहते हैं। यानी वो जो है पी का नाती होगा, यानी पी क्या होगा, ओ का नाना होगा, क्या होगा, नाना होगा। तो नाना जो होगा तो पिता का पिता होता है या पुत्र का पुत्र होता है या पिता का भाई होता है। देखिए पिता का पिता हो सकता है किस कंडीशन में, देखिए ओ का जो है एम क्या है, पिता है, ओ का एम क्या है, पिता है, और एम जो है एम का जो है पी ए एक तरीके से ससुर जो होते हैं पिता ही समान होते हैं, यानी पिता ही लगेगा। पी क्या लगेगा, एम का पिता ही लगेगा, क्योंकि ससुर लगे, चूंकि लगेगा तो ससुर, लेकिन ससुर भी पिता ही के समान होते हैं। तो पी जो है ओ के पिता का पिता लगेगा कि नहीं, यानी ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर, यानी पिता का पिता लगेगा। कोई दिक्कत, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पर कह रहा है कि मनुष्य का संबंध जैसे मस्तिष्क से है, यानी मनुष्य को क्या रहता है, मस्तिष्क। मनुष्य को तो बहुत सारी चीज़ें, हाथ पैर, लेकिन मेन जो काम होता है मनुष्य क्या करता है, मस्तिष्क से ही सारी चीज़ें उसकी चलती रहती हैं। हाथ पैर कुछ भी हो, एहसास हो, फीलिंग हो, कुछ भी हो दोस्तों, सारी चीज़ें उसकी कंट्रोल कहाँ होती है, मस्तिष्क से होती है। इसी तरीके से कंप्यूटर का मस्तिष्क क्या होता है, वो तो आप सभी को पता है दोस्तों। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, ये तो आप LKG में शायद पढ़े होंगे। क्या होता है दोस्तों, फट देना, कमेंट कीजिए, CPU होता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि 5, 6, 7, 8 का संबंध जैसे 2, 3, 4, 5 से, वैसे 3, 4, 5, 6 का संबंध यहाँ पे किससे होगा, ये भी बहुत ईजी है। चलिए यहाँ पर मैंने शुरू में थोड़ा सा टफ कराया, लेकिन बाद में सारे क्वेश्चन ईजी आ रहे हैं, तो इसका आंसर भी कमेंट कीजिए तो फटाक देना। देखिए हो क्या रहा है, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5। देखिए 5, 6, 7, 8 है, और यहाँ पर 2, 3, 4, 5 है। घटा दीजिए, घटाएंगे तो 3, घटाएंगे तो 3, 3, 3 आ रहा है। कितना, 3, 3 आ रहा है। यानी कि जो नेक्स्ट 3, 4, 5, 6 है, 3, 4, 5, 6 है, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम दोस्तों 3, 3 घटाएंगे तो हमारा नेक्स्ट पैटर्न आ जाएगा, यानी 3, 2, 1, 0, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा, 0, 1, 2, 3। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन है, इसका भी आंसर सारा कमेंट कीजिए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों। कह रहा है कि 7 है 49 है 46 है, 16 है मिस है 42 है, 24 है 31 है 37 है। देखिए अगर मिस को देख करके करेंगे, यहाँ पे मिसिंग जो संख्या है उस हिसाब से करेंगे तो 7 और 46 से हमारा 49 आना चाहिए।
एक तरीका तो ये है कॉलम वाले में देखने का। अगर रो में देखेंगे तो यहाँ पे 7 और 24 से 16 आना चाहिए, 49 और 31 से मिसिंग नंबर आना चाहिए। तो 7 और 16 24 से 16 आ सकता है। घटाइए, देखिए 24 में से 7 घटाएंगे तो दोस्तों 16 किसी कंडीशन में नहीं आएगा, क्योंकि 17 7 24 होता है, 16 7 24 नहीं होता है। अगर ऐसे देखते हैं तो 46 में 7 जोड़ने पर 49 भी नहीं आएगा। सॉरी, लॉजिक फेल हो चुकी है। सबसे बेस्ट तरीका, सबसे शानदार, एकदम यूनिक, एकदम न्यू ट्रिक दोस्तों मैं बताने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। देखिए इसमें क्या किया गया, क्लॉक वाइज काम किया गया। जैसे घड़ी की सुइयाँ चलती हैं इस तरीके से वैसे चलाया गया। हाँ, चलाने का तरीका भले थोड़ा सा अलग है, वह आपको वर्ग में चलाया, हालांकि चलती है सर्किल के रूप में, लेकिन वर्ग में चलाया। देखिए कैसे, 7 से 16 हुआ, 16 से 24, 24 से 31 से 37 से 42 से 46 से 49 से ये आया। इस तरीके से ये चल रहा है। 7 से 16 चला है तो कितना जोड़ेंगे, आप कहेंगे कि 9 जोड़ेंगे। कितना, 9 प्लस हुआ है। ठीक, 16 से 24 हुआ है, आप कहेंगे प्लस 8 हुआ है। 24 से 31 हुआ है तो आप कहेंगे प्लस 7 हुआ है। 31 से 37 हुआ है तो प्लस कहेंगे प्लस 6 हुआ है। 37 से 42 हुआ है तो कहेंगे प्लस 5 हुआ है। 42 से 46 हुआ प्लस कहेंगे प्लस 4 हुआ है। 46 से 49 हुआ कहेंगे प्लस 3 हुआ है। देखिए 9 8 7 6 5 4 3, तो नेक्स्ट स्टेप में प्लस 2 होगा कि नहीं होगा, कोई दिक्कत यहाँ पर एक कॉमन हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। दोस्तों देखिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो फिगर से रिलेटेड क्वेश्चन है, और आपको इतना पता है कि फिगर से रिलेटेड क्वेश्चन हर साल एग्जाम में पूछता है। किस टाइप का पूछता है, हर टाइप के क्वेश्चन को मैंने अलग अलग वीडियो में कराई है, तो वहाँ पे हर टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जाकर के वॉच कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर कह रहा है कि जो ये अगला स्टेप होगा वो कौन सा फिगर आएगा, ये आप चारों ऑप्शन में से। तो हम इस स्टेप को समझने के लिए हमें समझना होगा इनके रोटेशन को। जैसे मान लीजिए कि पहला आप स्क्वायर के अंदर का फिगर देखते हैं, जब पहले से दूसरा बन रहा है तो वहाँ पे हमें ध्यान देना है। ध्यान ये देना है, जैसे मान लीजिए कि ये जो आकार वाला है इस टाइप का, ये क्या हुआ, अपनी जगह से उठ करके एक फिगर आगे चला गया, यानी कि बीच में आ गया। देखिए पहले स्थान पे था तो दूसरे स्थान पे आ गया, और इसकी कोई जो है रोटेशन नहीं हो रही, सेम टू सेम जैसे ऐसे था ऐसे ही हुआ है, इसकी कोई रोटेशन नहीं हुई है, सेम टू सेम पहला वाला दूसरे स्थान पे आके फिट हो गया। चलिए अब दूसरा वाला अगर आप देखते हैं, इसको अगर आप देखते हैं, ध्यान देंगे तो ये सेम टू सेम आया, सिर्फ ये जो है इसका पोजीशन जो ये वाली थी, जैसे ये थी, ये सिर्फ दाएं से बाएं घूम गई है, बाकी नीचे का हिस्सा सेम टू सेम है। ये दूसरे से तीसरे स्थान पर आया। अब ये एरो वाला जो था ये क्या हुआ है, ये कर्व तो ऐसे ही था, लेकिन सिर्फ ये नीचे से ऊपर ये एरो आपकी जो है घूम गई है, ये वाला हिस्सा नीचे से ऊपर हो गया। देखिए ये पहले वाले स्थान पे आ गई। सेम लॉजिक आगे भी काम करेगी। देखिए पहले वाला स्थान जो एरो है वो दूसरे स्थान पर आएगी, मगर कोई चेंज नहीं होगा। देखिए कोई चेंज नहीं हुआ, सेम टू सेम आ गई। दूसरे स्थान वाला जो होगा तीसरे स्थान पर जाएगा, और ये क्या होगा, सिर्फ इस तरीके से घूम जाएगा। क्या होगा, घूम जाएगा। ये देखिए घूम गया है। ठीक है, जैसे दर्पण प्रतिबिंब, देखिए इसमें हो क्या रहा है, मैं एक तरीके से और भी आपको समझा देता हूँ। एक में दर्पण प्रतिबिंब, जैसे दूसरा वाला तीसरे स्थान पर जा रहा है तो उसका बन रहा है दर्पण प्रतिबिंब, और तीसरा वाला जो पहले स्थान पर जा रहा है उसका बन रहा है जल प्रतिबिंब। जल प्रतिबिंब में क्या होता है, ऊपर से नीचे वाला हिस्सा नीचे से ऊपर हो जाता है, वही चीज़ यहाँ पे हो रही है, और पहले वाला जो हिस्सा है वो सेम टू सेम वैसे ही बन रहा है। चलिए हम वही काम करते हैं। यहाँ पर पहला वाला जो है जब दूसरे वाले पर जाएगा, जो अब इसका आंसर हम ढूंढ रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि है पहला वाला जब दूसरे स्थान पर जाएगा तो वो सेम टू सेम ऐसे ही रहेगा। ये दूसरा वाला जब तीसरे स्थान पर जाएगा तो ये क्या होगा, दर्पण प्रतिबिंब बनेगा, यानी कि ये जो नीचे वाला हिस्सा होगा इधर घुमा था उसको हम क्या करेंगे, इधर घुमा देंगे। दर्पण प्रतिबिंब ऐसे होता। और जो तीसरा वाला था वो जब पहले स्थान पे जाएगा तो वो क्या होगा, उसका जो है प्रतिबिंब ऐसे हो जाएगा। क्लियर, ऊपर का नीचे हो जाएगा। अब ये देखिए कौन सा है, ऑप्शन ए में दिख रहा होगा, ऑप्शन ए ही है, बिल्कुल सही। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। तो दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो पसंद आएगी। मिलेंगे इससे शानदार धमाकेदार टिप्स के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।